जरूरत है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त खुद मौजूद हैं जो पीड़ित हिंदू भी हैं और युवा हिंदू नेता भी हैं, जितेंद्र शांडिल्य जी। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ जाने मानी सोशल एक्टिविस्ट मधु किश्वर जी भी हैं। मधु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं जितेंद्र जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं मधु जी का एक कॉमेंट चाहूंगी। मधु जी, हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि कुछ गुड़ ढीला और या फिर कुछ दुकानदार ढीला। यहाँ की जो परिस्थिति बन रही है, दिल्ली के उत्तम नगर की जो कहानी आज हमने सामने रखी है, वो पहली कहानी या यूं कहें कि आखिरी कहानी नहीं होने वाली है। दिल्ली में जगह जगह ऐसे नो गो एरियाज बनते चले जा रहे हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, बावजूद उसके कम आबादी होने के बावजूद भी वहां पर मंदिरों पर कब्जा, वहां हिंदुओं के घरों पर कब्जा, वहां हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा। Who is responsible? एब्सोल्युटली, आप बहुत सटीक बात कह रही हैं, पर ये मत सोचिए ये हरकतें केवल दिल्ली तक सीमित हैं। सारे देश भर में ये मिनी पाकिस्तान हावी हो चुके हैं। ये बात की वार्निंग बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी 1947 में ही विभाजन के वक्त, जब ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की बजाय ये तय हुआ कि जो गए हैं वापस मुस्लिम पाकिस्तान बनवाने के बाद यहाँ रहेंगे। यहाँ हिंदुओं के छाती पर मूंग दलने के लिए पाकिस्तान से ज्यादा हिंदू, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है। तो इनका मकसद यहाँ रहने का ये था, ये नहीं था कि इनको पाकिस्तान चाहिए था, ये था कि यहाँ रह के पाकिस्तान का एक्सटेंशन होता जाएगा जब तक पूरा हिंदुस्तान मुसलमान नहीं हो जाता। जी, ये तकलीफ की बात ये है कि हर देश के कोने में ये मिनी पाकिस्तान फैलते जा रहे हैं एड्स वायरस की तरह। और हिंदुओं को अपने बचाव के लिए बहुत जरूरी कदम उठाना इसलिए अहम हो गया है क्योंकि हम तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे नहीं तो। एक तो अपने इलाकों में इनको तिल भर की जगह मत दो। ये तो उत्तराखंड में देवभूमि में भी कब्जा किए बैठे हैं, यही तो समस्या है जी, यही तो समस्या। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि कुछ गुड़ ढीला कुछ दुकानदार ढीला। हमारे यहाँ परिस्थिति ऐसी बनती है कि हम वेलकम करते हैं, हम कहते हैं ना कि सनातन ने सिखाया है वेलकम करना, लेकिन सनातन ने जो वेलकम करना सिखाया आज वही किस तरह से हावी हो रहा है उसकी परिस्थितियां हम देख रहे हैं। दूसरा देखिए, इनके पास अरबों रुपया है, ज़कात का पैसा, पेट्रो डॉलर्स का पैसा, लूट का पैसा। वो पैसे से पुलिस थाने खरीदे जाते हैं। हर पुलिस थाना जिसके आसपास कहीं भी मुस्लिम बस्ती है, सबसे ज्यादा वहां पे प्रभुत्व किसी का है तो मुस्लिम नेताओं का, लोकल लफंगों का। वो जाके सबसे पहले वहां कब्जा करते हैं। इनके पास जो इतना धन संपदा है उसके माध्यम से सरकारी तंत्र को खरीदना, नेताओं को खरीदना, जुडिशरी को खरीदना, ये इनके धर्म का, इसके मजहब का हिस्सा है। धर्म बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि जो आप बातें कह रही हैं, दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर 4 मंजिला मस्जिद खड़ी कर दी गई है, तमाम नियम कानूनों को धत्ता बताते हुए ये प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जा रही है। और जिनके ऊपर इसे रोकने की जिम्मेदारी है वो शायद या तो अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, या तो जिस ओर आपने इशारा किया कि किस तरीके से पैसों के लालच में भी काम को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी जाती है, वो परिस्थितियां भी बन रही हैं। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र शांडिल्य जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा केवल दिल्ली के उत्तम नगर का नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश की स्थिति को भी परिलक्षित कर रहा है। जहां पर स्थिति बन रही है जमीन मंदिर की, कब्जा मस्जिद का। कहाँ मकान बेच के जाए, मैं विंडो ले रही हूँ, कहाँ जाऊँ? इतनी गंदगी कर रखी है कि हमारा जीना हराम हो रहा है। यहाँ पे पूरी प्लानिंग थी, लेडीज हैं उधर से, कहती इनको अल्लाह देख लेगा, जीना हराम हो रहा है।
तो जमीन मंदिर की कब्जा मस्जिद का दिल्ली के उत्तम नगर में हो कुछ ऐसा ही रहा है और इसीलिए आज हम उस परिस्थिति से आपका वास्ता, आपका परिचय कराने के लिए आज इस खबर को आपके बीच लेकर आए। हमारे साथ इस वक्त पीड़ित भी हैं और हिंदू युवा नेता भी हैं जितेंद्र शांडिल्य जी। जितेंद्र जी, जो परिस्थितियां अभी हम वहां पर होता हुआ देख रहे हैं, जैसे आप लोगों ने पूरा बताया भी कि एक वक्त था कि महज 25 गज में ही ये मस्जिद बनी हुई थी, लेकिन 25 गज से जब ये 30, 35, 40 जब बढ़ने लगी तो क्या आप लोगों ने इस बाबत कोई शिकायत की थी और शिकायत दर्ज कराई थी, तो उसका क्या कोई असर होता हुआ नजर आ रहा था? ऐसा है जी कि ये पिछले 10-12 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। 25 गज से इनकी मस्जिद की एक मदरसे के रूप में शुरुआत हुई और धीरे धीरे कब ये बड़े आकार में 400 गज में, आज 400-450 गज में बन चुका है, ये आपके सामने है। और ये जो आप कह रहे शिकायत की, तो हमने हर शासन प्रशासन, पुलिस को, एसडीएम को, मंदिर हमारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसके अंतर्गत हमने हर जगह कंप्लेंट दिया है। और जैसा कि मधु किशोर जी बता रही थी कि इनकी फंडिंग जो बाहर विदेशी खाड़ी देशों से होती है और जिसके पैसे के बल पे ये स्थानीय पुलिस प्रशासन और जो भी प्रभुत्व रखते हैं, इस तरह के नेता सब पे ये कब्जा कर लेते हैं। और इसमें वो नेता भी इनका साथ इसलिए देते हैं, उनको अभी तो वोट बैंक की लालच दिखती है और इसके लिए वो पैसा और समर्थन दोनों तरह से देते हुए इनको बढ़ाते हैं। और इन नेताओं को शायद ये भूल जाते हैं कि इनका भी हाल 1990 के कश्मीर जैसा एक समय में हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये मस्जिद है, इतना कुछ यहाँ पे गलियों में माहौल ऐसा हो चुका कि उस गलियों को छोड़ के लोग जाना शुरू कर चुके हैं जी। और ये मैं कश्मीर की बात नहीं कह रहा हूं, आपको देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूं, उत्तम नगर की बात कर रहा हूं। जितेंद्र जी, जैसा मैंने आपसे जानना भी चाहा कि जो स्थितियां यहाँ पर बन रही थी, उसके लिए क्या आप लोगों ने किसी तरीके की शिकायत दर्ज कराई, या एमसीडी के नॉर्म्स के विरुद्ध जाकर एक मस्जिद खड़ी हो जा रही है, क्या आपने वहां पर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, या फिर पुलिस थानों में, जैसा कि आपने बताया कि परिस्थितियां वहां पर बिगड़ती जा रही है, महिलाओं पर फप्तियां कसी जाती हैं, पत्थरबाजी होती है, इस बाबत क्या पुलिस को कोई शिकायत की गई? तमाम जगहों पर जो शिकायतें आपकी तरफ से की गई, क्या वहां से कोई रिस्पॉन्स आपको मिला या शिकायत को ही नजरअंदाज कर दिया गया? लगभग सभी संबंधित संस्थाओं को मंदिर ट्रस्ट ने शिकायत दी है, एमसीडी हो, पुलिस प्रशासन हो, क्योंकि अभी परसों 2 दिन पहले यहाँ पे दोनों समुदाय में काफी तनातनी हो गया था, तो पुलिस प्रशासन मूक दर्शक हो गए, 4 या 5 के संख्या में वहां बीच में बैठे हुए थे जी। तो इससे सीधा सीधा जाता है कि कहां से ये ऑपरेट हो रहे हैं। और एसडीएम साहब को भी इसका ज्ञापन दिया हुआ है, एमसीडी को भी दिया हुआ है। एमसीडी की आप बात करें कि एमसीडी को आपने दिया नहीं दिया, एमसीडी आसपास अनऑथराइज्ड कॉलोनी है टोटल। यदि 25 गज में कोई गरीब अपना मकान बनाता है, उसके बाहर एक 500 ईंट पड़ा हो, तो एमसीडी सूंघते हुए वहां पहुंच जाता है, उसका डेमोलिश करता है, उस पर चालान करता है। और आपके सामने ये अनऑथराइज्ड रूप से तकरीबन रोड का 5 फुट का हिस्सा घेरने के बाद वहां पे 7 से 15 मीटर की हाइट को क्रॉस करते हुए, जो कि एमसीडी के नॉर्म्स के अनुसार होता है, 15 मीटर के हाइट के ऊपर आप दिल्ली में आप कोई भी इमारत नहीं बना सकते, लेकिन ये कई 15 मीटर से कई ऊपर ये बना हुआ है। और आगे की जो आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन इसका दिख रहा है कि और आगे बढ़ने का वो बना हुआ है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसका कार्रवाई का सीधा सीधा ये पता चलता है कि ये लैंड जिहाद को समर्थन कहां से मिल रहा है। बिल्कुल, ये लैंड जिहाद को समर्थन कहां से मिल रहा है, और ये परिस्थितियां जो बनी हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। यहां पर रहने वाली 95% हिंदू आबादी डर के साए में रहने लगी है। किस तरह से ये 5% उन पर पत्थरबाजी करते हैं। इस मस्जिद की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब आपके सामने एक वीडियो रखते हैं, ये एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए और इसमें देखिए किस तरह से मस्जिद की दीवारों पर चढ़कर हिंदू बहुल इलाके में, हिंदुओं की बस्ती में किस तरह से पत्थरबाजी की जाती है। और जब इन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो वही होता है जो दिल्ली दंगों के दौरान हुआ था। आपको याद होगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये वही मस्जिद है जो तमाम नियम कानून को ताक पर रखते हुए बढ़ती चली जा रही है, बढ़ाई जाती चली जा रही है। और इसी मस्जिद की छतों पर चढ़कर किस तरह से यहां पर जिहादी पत्थरबाजी करते हैं हिंदू बहुल इलाकों पर। ये तस्वीरें जरा चलने दीजिए। और इन तस्वीरों के साथ जितेंद्र जी, मैं आपसे यहां पर एक सवाल करना चाहूंगी कि आपने जैसे बताया कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं,
छोटे छोटे बच्चे जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, और इस वक्त आप देख भी सकते हैं जो टीवी स्क्रीन पे हम इस समय वीडियो देख रहे हैं, उसमें हरी शर्ट में, नीली शर्ट में ये छोटे बच्चे हैं जो पत्थरबाजी तकरीबन 10 से 15 की जो संख्या दिख रही है आपको, और सबके सब माइनर बच्चे दिखेंगे आपको, लगभग सारे माइनर बच्चे हैं। और सिर्फ ना माइनर बच्चे ये पत्थरबाजी करते हैं। शुक्रवार के दिन यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के स्थानीय निवासियों का जीवन नर्क बन जाता है। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि मंदिर के छत पे चढ़कर अपने अंगवस्त्र उतार कर ये अश्लील हरकतें करते हुए आसपास के कॉलोनी में, रिहायशी कॉलोनियों की तरफ इशारा करते हुए पाए गए हैं। अभी परसों की जो स्थिति थी, इसमें तकरीबन इस मस्जिद के अंदर 500 से अधिक लोग थे। 500 से अधिक लोग में ऐसे शकल दिख रहे थे कि मैं ये कहूं कि 200-250 रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो सकते, तो ऐसी संख्या मेरी गलत नहीं होगी। और इसके साथ में ही तकरीबन 8 एकड़ का सार्वजनिक पार्क है। इस पार्क पे भी इनकी नजर है। अब इन्होंने क्या किया कि मस्जिद का दायरा बढ़ा करके मंदिर की तरफ बढ़ने लग गए, और दूसरी तरफ नमाज का कॉन्सेप्ट इन्होंने डाल दिया है अपना पार्कों में जी। और पार्कों में क्योंकि एक इकलौता पार्क है, तो यहाँ के बच्चियां, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब जाते हैं इस पार्क में शाम को, सुबह घूमने के लिए। तो यहाँ पे आज के टाइम में छीना झपटी, बच्चों के साथ मारपीट, अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने की साजिश। वोट लेने के लिए तो यहाँ पर जब नेता पहुंचते हैं, और खास तौर से विधायक जी की अगर बात कर ले आम आदमी पार्टी से, उनसे कभी शिकायत करने की कोशिश की गई? उन्होंने ये तस्वीरें देखी? वो इस तस्वीर को तो देखना पसंद ही नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो जस्टिफाई उधर से करेंगे, क्योंकि ये उनको एक वोट बैंक का बहुत बड़ा एक बल्क वोट बैंक दिखता है। और शायद माननीय विधायक जी ये भूल रहे हैं, ये बल्क वोट बैंक एक दिन ऐसा हो जाएगा कि अमानतुल्लाह जैसे इनके ऊपर भारी पड़ेंगे और इनको यहाँ से भगाएंगे। आप लोगों की प्रतिक्रियाओं में ही हम सुन रहे थे, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का पूरा सपोर्ट इस मस्जिद को बनवाने में लगाया गया है। पूरा सपोर्ट मिल रहा था जब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे, तमाम चीजें लग रहे हैं। मंदिर परिसर में देखिए सीसीटीवी कैमरे नहीं है, लेकिन पूरे जो सीसीटीवी कैमरे मस्जिद में लगे हैं, उनको पूरी तरह से संरक्षण आम आदमी पार्टी की तरफ से मिला हुआ है। ये सिर्फ एक उत्तम नगर की वो नहीं है, पूरे दिल्ली को एक प्रयोगशाला बना लिया इन्होंने। दिल्ली के हर गली में छोटे छोटे मस्जिदों से शुरुआत होती है प्रयोगशाला, और ये प्रयोग पूरे भारत पे किया जाएगा। आज आपको याद होगा 1947 के बाद ऐसे ही प्रयोग, 1947 से पहले ऐसा ही प्रयोग पाकिस्तान में किया गया था, और आज पाकिस्तान हमारे जगह से कटा हुआ है। और ये प्रयोग जो है ना, ये लैंड जिहाद का सिर्फ ना सिर्फ मस्जिद से मजारों के रूप में चल रहा है, रेडी पटरी लगा के इसके फल के विक्रेताओं के रूप में चल रहा है, और वहां पे ये सरकारी जमीनें कब्जा की जाती है, वहां पे बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, हिंदुओं का रोजगार छीना जाता है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये बड़ा षड्यंत्र है लैंड जिहाद, और लैंड जिहाद से आगे बढ़कर बहुत तरीके से हिंदुओं को पर अत्याचार करने की कोशिश, उनकी मंदिरों पर कब्जा करने की कोशिश, उनकी जमीनों और घरों पर कब्जा करने की कोशिश। चलते चलते जितेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, कितने लोग अब तक यहाँ से, कितने हिंदू पलायन कर चुके हैं? जैसा कि आपने कहा कि 95% यहाँ पे हिंदू आबादी है और 5% वो, लेकिन अब की क्या पलायन की शुरू हो गई। ये रेशो तुरंत उल्टा हो जाने में टाइम नहीं लगेगा। 5% हिंदू बचेंगे, 95 लगभग मतलब मैं कहूं तो 150 परिवार निकल चुके हैं और निकलने की संभावनाएं हैं। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो लैंड जिहाद है, लैंड जिहाद ऐसी प्रयोगशाला कर रखा है इन्होंने, हर जगह रोड पटरी घेर के और हर जगह इस तरह के करके ये सबको एक शब्द में खत्म किया जाए तो ये गजवाए हिंद की तरफ बढ़ने वाला ये साजिश है। बड़ी तस्वीर है गजवाए हिंद की, और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां देश बटा है। इसलिए सजग होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। आज उत्तम नगर की तस्वीरें हैं, कल कहीं और की तस्वीर हो सकती है। हमें एकजुट होकर, एक साथ होकर आवाज उठाने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, अपने हक और हुकूक की बात करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं ऐसे पहलुओं पर भी चर्चा जरूर शुरू होगी और एक पुश्त आवाज ऐसे जिहादियों के खिलाफ भी उठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका, और मधु जी ने भी हमें समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। कहाँ मकान बेच के जाए, मैं विंडो लेडी हूँ, कहाँ जाऊँ? इतनी गंदगी कर रखी है कि हमारा जीना हराम हो रहा है। यहाँ पे पूरी प्लानिंग थी, लेडीज हैं उधर से, कहती इनको अल्लाह देख लेगा, जीना हराम हो रहा है।